सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम विश्व भूगोल की क्लास है और विश्व भूगोल में उत्तर अमेरिका महाद्वीप को चर्चा करेंगे मानचित्र के माध्यम से। अंत तक मेरे साथ क्लास में आप बने रहेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि संवैधानिक की क्लासेस वैसे पढ़ा रहा हूं, मैं लगातार पॉलिटी की क्लास में आपके सामने रख रहा हूँ। नीति निषेक सिद्धांत का पार्ट आपको मिल गया होगा, लेकिन इसके अलावा बीच बीच में ये टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे। कौन से? विश्व भूगोल के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। कोशिश है मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो देखो, ये मानचित्र हमने बनाया है, इसमें मैं देशों को भी अभी आपको बता दूंगा कौन कौन सी कंट्री है। और आपके खासतौर पर पुलिस या एसआई या दिल्ली एसआई या किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख करके एग्जामिनर की कौन सी डिमांड रहती है कि वो यहाँ से प्रश्न आपके लिए रख देता है, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आज तक सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए एग्जाम में, अमेरिका के हों चाहे कनाडा के हों चाहे मैक्सिको के हों। मुख्यतः उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 3 देशों को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, 3 देशों में कनाडा है सबसे उत्तर में, कनाडा के मध्य में नीचे आएंगे तो अमेरिका है, और अमेरिका के दक्षिण में आएंगे नीचे तो मैक्सिको देश है। ये 3 प्रमुख देश हैं। इन 3 प्रमुख देशों को अध्ययन करते हैं। नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से। यहां से बाहर कोई आपका प्रश्न विश्व भूगोल से और इस टॉपिक से जाने की बिल्कुल संभावना नहीं होगी। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लिख लेना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अध्ययन करेंगे हम मानचित्र के माध्यम से। थ्योरी कम, मानचित्र ज्यादा पढ़ेंगे। थ्योरी के लिए तो 2-3 क्लास पढ़ानी पड़ जाएंगी, तब भी कम पड़ जाएगा, है ना। बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट है इसमें। तो देखो, सबसे पहले ये आपको बहरहाल लग रखा होगा, तो ये मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इस तरीके से मैंने बनाया है आपके लिए, और ये यहां से लेकर के यहां से ऐसे ड्रॉ किया है, और ये बीच में एक बाउंड्री लाइन है ये वाली। तो ये वाला जो हिस्सा है वो है कनाडा का हिस्सा। ये मैंने लिखा भी है, आपको दिख रखा होगा, आप देख लीजिएगा, दोनों में लिखा है, इंग्लिश में और हिंदी में। इस पूरे हिस्से को कनाडा का हिस्सा बोलते हैं, और कनाडा का हिस्सा है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इस महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये हो गया कनाडा वाला पार्ट ऊपर का, है ना। आपसे कभी ये भी प्रश्न बेसिक पूछे जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा की जो दिशा है वो कहाँ है, ये बताइए आप। दक्षिण में है, मध्य में है या उत्तर में? तो सबसे पहले मानचित्र से आपकी दिशा क्लियर होनी चाहिए कि कनाडा की जो स्थिति है, फिजिकल जो स्थिति है, भौतिक स्थिति है, वो कहाँ है? हमारी उत्तर में है। अब कनाडा के बाद अमेरिका कई बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, पावरफुल कंट्री है। अमेरिका की स्थिति क्या है? तो कनाडा के जैसे ही दक्षिण में आएंगे तो अमेरिका की स्थिति पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये मैंने कुछ झीलों के नाम लिखे हैं आपको समझाने के लिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप समझ लीजिएगा ये कनाडा है। दोबारा से लिख देता हूं मैं आपके लिए। और कनाडा के दक्षिण में आएंगे तो ये अमेरिका है, यूएसए। अब यूएसए के भी दक्षिण में जब नीचे आएंगे हम, तो यूएसए से जो सीमा लगती है वो लगती है मैक्सिको की। तो ये मैंने लिखा हुआ है, वैसे ये मैक्सिको है, इधर भी लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए। तो 3 देशों को स्टडी करते हैं इनमें, और तीनों ही देशों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। सबसे दक्षिण में मैक्सिको, मैक्सिको से ऊपर चलेंगे तो मध्य में अमेरिका की स्थिति पड़ती है, इसमें कुछ झीलें हैं अभी बताएंगे, और अमेरिका से ऊपर कनाडा, जो कि रूस के बाद दूसरे स्थान पे आता है। क्षेत्रफल में यदि हम बात करते हैं तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और अब देखिए, आराम से समझिएगा, विस्तार से बताते हैं आपको इसके बारे में। ये आर्कटिक रेखा है, इसे मैं हटा देता हूं अभी हाल फिलहाल। तो ये वाली जो स्थिति है, बीच में बाउंड्री मैंने बनाई है, ये वाला जो आपको मैं बताऊं दूसरे मार्कर से, ब्लैक से, देखो ये वाली जो स्थिति है, यहां से शुरू करते हैं आपको पढ़ाना। ये एक राज्य बनाया हमने, और यह राज्य की बड़ी खासियत है भैया, और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आज हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट एडवाइस भी बैठी है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होती है, तो वो भी अध्ययन कर रहे हैं और पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा कि गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं। तो जहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, ये राज्य बहुत एग्जाम में आता है, आप इजीली समझो, आराम से समझो। ये राज्य कौन सा है? अलास्का। अलास्का राज्य है जी। अलास्का राज्य बहुत एग्जाम्स में आता है। क्यों आता है, जाके कारण अभी आपको हम बताएंगे। पहले मैं लिख देता हूं बीच में, जिससे आपको पता चले कि कौन से राज्य की बात कर रहे हैं गुरुजी। अलास्का की बात कर रहे हैं साहब, ये अलास्का राज्य है। अब आप कहेंगे देखो ये कनाडा है, ये अलास्का है, लेकिन अलास्का हिस्सा है अमेरिका का। अलास्का हिस्सा है अमेरिका का। कौन से तरीके से हिस्सा है? राजनीतिक रूप से हिस्सा है। अलास्का पे जो शासन करता है वो अमेरिका शासन करता है, अमेरिका के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अमेरिका में ही वो शामिल है। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष से पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था अलास्का। किसका हिस्सा हुआ करता था? रसिया का। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए रूस भी बनाया है यहाँ पे, जिससे आपके
दिमाग में जो चीजें आ जाए, इससे सीमा यहाँ पर रूस है, तो रूस से ही लगा हुआ था ये, तो रूस का हिस्सा था पहले। लेकिन इसे एक समय में, समय कौन सा था, 1867, वर्ष 1867 थी। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का नामक राज्य को खरीद लिया। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, 1867 में अलास्का नामक राज्य को कौन से देश से खरीदा, रूस से। किसने खरीदा, अमेरिका ने। तब से अमेरिका का शासन है कौन से राज्य पर, अलास्का पर। और अलास्का में सबसे ज्यादा ठंड भी रहती है, सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है यहाँ पे अलास्का में। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा इसके मध्य से होकर के निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। 1867 में अमेरिका ने अलास्का नामक राज्य कौन से देश से खरीदा था, रूस से खरीदा था। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट आता है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए। प्रश्न आ जाता है आपसे, 4 ऑप्शन आपको पर्वत श्रृंखलाओं के मिलते हैं। कभी कभार ऑप्शन मिलते हैं, महाद्वीप में भी ऑप्शन मिल जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं में भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि एग्जामिनर इस प्रश्न को ज्यादा टफ बनाएगा आपके लिए, कभी आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी स्थिति पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कहां से कहां तक फैली है, कौन से हिस्से से कौन से हिस्से तक फैली है। तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज के बाद दूसरे स्थान पे आती है ये। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 7200 किलोमीटर में फैली है एंडीज पर्वत श्रृंखला। उसके बाद दूसरे पायदान पर रॉकी पर्वत श्रृंखला को हम पढ़ते हैं। रॉकी भी उसी का पार्ट है, एंडीज का ही, ठीक है। एंडीज में से रॉकी आ गया उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज वाला पार्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब बात करते हैं कि फैली कहां से कहां तक है। तो देखिए आप, ये अलास्का राज्य है। अलास्का राज्य किससे लगा, कनाडा से लगा हुआ है, और कनाडा के नीचे है हमारा अमेरिका, और अमेरिका से नीचे लास्ट में मैक्सिको। ये 3 देशों को अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप पूछेंगे कि बता दो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक फैली है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला इस तरीके से फैली हुई है, यहां से शुरू होती है अलास्का के पास, ऐसे जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, इस तरीके से जो रॉकी पर्वत श्रृंखला फैल करके कहां तक आ रही है, मैक्सिको तक। कहने का मतलब अलास्का से शुरू होकर के मैक्सिको तक फैली हुई है, नीचे बिल्कुल दक्षिण में मैक्सिको तक इसका विस्तार है रॉकी पर्वत श्रृंखला का। यह विस्तार की बात हो गई। आपसे पूछा जाए कि कहां से विस्तार हो रहा है, अलास्का से शुरू होता है, मैक्सिको पे खत्म होता है। दूसरे स्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फैक्ट नंबर 2, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की अलास्का में ही बात करते हैं। अलास्का में पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट और नोट कर लेना। अब इधर मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं। अलास्का में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, अमेरिका के अंदर तेल का बहुत बड़ा, कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है, जो कि अलास्का इसके लिए जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। ये बड़ी कॉमन पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी वगैरह के आपको याद होने चाहिए। जैसे आपसे यूरोप की बात करें तो एल्बरस उत्तर देंगे आप, ठीक है। और आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोसिस को उत्तर देंगे। इंडिया में हम पढ़ लेते हैं या एशिया में बात करें तो माउंट एवरेस्ट उत्तर देंगे। यदि भारत में ही हम पढ़ते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे, गॉडविन ऑस्टिन उत्तर देंगे, जो कि हमारे कश्मीर में स्थित है, कश्मीर के पश्चिमी कश्मीर में स्थित है, पश्चिमी कश्मीर के पीओके में स्थित है, पीओके के मुजफ्फराबाद वाले हिस्से में स्थित है, जो उसकी राजधानी है। ऐसे करके पढ़ते हैं हम। ऐसे ही विश्व में यहां पूछ लेता है कि दुनिया की जो चोटी है सबसे प्रसिद्ध वो कौन सी है, जहां पे स्थित है, तो वो भी अलास्का राज्य में स्थित है। राज्य कौन सा है, अलास्का। ये मैं बहुत अंदर तक बता रहा हूं आपको, इतना बहुत संभावना नहीं रहती है पुलिस जैसे एग्जामों में। तो इसी राज्य में स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है, मैंने लिखा हुआ है माउंट मैकिनले। एम से शॉर्ट में माउंट हो गया, माउंट का मतलब पर्वत होता है, और चोटी का नाम मैकिनले। लेकिन अमेरिका की सरकार ने इसका नाम बदल दिया पिछले कुछ साल पहले। वहां की सरकार ने इसका नाम बदल करके नाम रख दिया है इस चोटी का डेनाली। ये भी लिख लेना, मैंने लिखा हुआ है। मैकिनले का नाम बदल के क्या रख दिया, डेनाली। माउंट डेनाली के नाम से जानी जाती है। कौन से राज्य में स्थित है अमेरिका के में, अलास्का में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, रॉकी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। ये नोट कर लीजिएगा आप आराम से, ठीक है। और अलास्का के बारे में मैंने बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब बात करते हैं, कई बार जल संधि आती है, एक बेरिंग जल संधि कौन से 2 क्षेत्रों को अलग करती है, बहुत फेमस है ये बेरिंग जल संधि। तो आपके सामने मैंने बता दिया है। मानचित्र का फायदा भूगोल में ये रहता है कि जैसे 100% भूगोल हमें याद करना है, तो 100% में थे 60% यदि आप मानचित्र दिमाग में बिठा लेंगे और मानचित्र का अध्ययन कर लेंगे, तो कम से कम 60% ज्योग्राफी मानचित्र के माध्यम से
आपको याद हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। और बाकी का 40, 45, 50, 50-50 मान लें तो 50% आप थ्योरी पढ़ लो और 50% मानचित्र का भी अध्ययन होना चाहिए, चीजें क्लियर हो जाती हैं बहुत अच्छी। तो ये बेरिंग जल संधि है, ये रही आपकी, ये नोट कर लेना। बेरिंग जल संधि रूस के और अलास्का के मध्य में स्थित है। ये रूस है ऊपर और अलास्का उसके नीचे दक्षिण में, तो इन दोनों के मध्य में स्थित है बेरिंग विश्व प्रसिद्ध जल संधि, ये दोनों के मध्य में, ये दोनों को अलग करती है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि को लिख लीजिएगा। अब अलास्का से होकर के और कनाडा के उत्तर से होकर के, और ये एक हडसन की खाड़ी, अभी आ रहे हैं इसी खाड़ी पर, यहां से होकर के एक रेखा जाती है और इस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा, ये लिख लेना, आर्कटिक रेखा इसे बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर के देशों से होकर के जा रही है, यहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी या ठंड पड़ती है, तो कनाडा के ऊपर वाले हिस्से से होकर के जा रही है। तो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का के मध्य में हो गई। क्योंकि आप समझ रहे हैं अलास्का पहले रूस में था, रूस से 1867 में किसने खरीद लिया, अमेरिका ने, और हमारे यहाँ 1867 में, मतलब 19वीं सदी की बात कर रहे हैं इसे, 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे बहुत तेजी से। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में अगर 19वीं सदी में मैं बात करूं तो इस 1867 की बात करूं या 1860 की बात करूं या 1870 की बात करूं, तो इस समय राजा राम मोहन राय से लेकर के, प्रार्थना समाज से लेकर के, और आपकी दयानंद सरस्वती से लेकर के, ये सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे अलग अलग वर्षों में। प्रार्थना समाज मुख्य तौर पर चल रही थी इस वर्ष में महाराष्ट्र के भीतर, ठीक है। ये पॉइंट अपने भारत के हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे सागर कौन सा है देखिए, ये थोड़ा सा मैंने जानकारी के लिए, उत्तर अटलांटिक महासागर की स्थिति पड़ती है अमेरिका के पश्चिम वाले हिस्से में। कौन सा सागर है, उत्तर अटलांटिक महासागर, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप। अब प्रश्न कई बार आता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कर्क रेखा कौन से हिस्से से होकर के निकलती है इस महाद्वीप में, इसके उत्तर से होकर के जा रही है, मध्य से होकर के जा रही है, या दक्षिण से होकर के जा रही है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जो 23 सही 1/2 अक्षांश से होकर के निकलती है विश्व में। कौन सी अक्षांश से, 23 सही 1/2 या 1.2 अक्षांश से होकर के निकलती है। तो देखो ये कर्क रेखा भी बना लीजिए आप, इस सागर को हटा देते हैं, तो ये कर्क रेखा जा रही है आपकी मैक्सिको से होकर के, मैक्सिको के मध्य से होकर के जा रही है, और ये लिख लेना कौन से अक्षांश से या कौन से अक्षांश पर स्थित है, 23 सही 1/2। जैसे ये रेखा होती है ना, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये अक्षांश होते हैं जब पृथ्वी पे इनको पढ़ते हैं तो हम ग्लोब पे बना के, है ना, तो उसी में से ये एक अक्षांश लिखा हुआ है जिसका नाम है 23 सही 1/2 अक्षांश से खींची गई रेखा है, जो कि मैक्सिको से होकर के जाती है। अब एक पॉइंट लिख लेना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कनाडा पे बात करते हैं, अलास्का की बात हो गई, कनाडा पे बात करते हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है, नंबर 1 पॉइंट नोट कर लेना। कनाडा की राजधानी ओटावा है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि एक और प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो बेसिक पेपरों में कई बार पूछा गया है। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा है। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा, मतलब समुद्र से ज्यादा लगा हुआ है किलोमीटर में, तकरीबन बात करें तो 14,000 या समथिंग कुछ अराउंड में इसकी किलोमीटर में लगी हुई है, क्योंकि कई सागरों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश जिसकी सबसे लंबी सीमा समुद्र तटीय सीमा है, देश का नाम कनाडा आएगा। अगला पॉइंट इसके बाद नोट करना, कनाडा विश्व में कागज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कागज के उद्योग कनाडा में बहुत हैं और अलग अलग शहरों में कागज के उद्योग हैं, लेकिन सबसे बड़े जो उद्योग हैं, सबसे ज्यादा फैक्ट्री हैं, सबसे ज्यादा कंपनियां हैं कनाडा में, तो वो हैं कनाडा की राजधानी ओटावा में। ओटावा के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर कागज का काम होता है। कागज बनता किससे, पेड़ों को काटने से कागज का निर्माण होता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कागज का निर्माण कहां पे होता है, कनाडा के अंदर। उद्योग कहां पे है, कनाडा के अंदर। और कनाडा में कहां पर है, कनाडा में है कनाडा की राजधानी ओटावा में, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ झीलें मैंने लिखी हैं, मैंने आपको पढ़ाने के उसी उद्देश्य से लिखी हैं। आप अगर कोई बड़ा भी एग्जाम दो तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी है ना। कोई भी प्रश्न उठा के देख लो आप। तो देखो एक झील आती है, कभी कभार पूछ लेता है, ग्रेट वियर झील विश्व के कौन से देश में स्थित है। ग्रेट वियर, महान वियर करके इसे हिंदी में लिख देता है कई बार। तो ग्रेट वियर झील कनाडा में स्थित है और कनाडा के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। मैंने ये दिशा के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना तो पूछेगा नहीं। तो ये सबसे उत्तर में है ग्रेट वियर। ग्रेट वियर के दक्षिण में आएंगे तो ग्रेट स्लेव है, ये भी क्या है, एक झील है। ये सभी प्रसिद्ध झील है कनाडा की। ग्रेट स्लेव के दक्षिण में आएंगे तो अथावास्का, ये यूरेनियम के लिए बहुत जानी जाती, बहुत प्रसिद्ध झील है अथावास्का यूरेनियम के लिए,
ठीक है। और अथावास्का के भी दक्षिण में आएंगे तो रेंडियर झील, ये भी बहुत प्रसिद्ध झील है। रेंडियर झील के भी दक्षिण में आ जाइए आप तो लास्ट में है विनिपेग झील, जो कि बिल्कुल अमेरिका से सीमावर्ती इलाके में है। विनिपेग शब्द आप कई बार अमेरिका में भी पढ़ेंगे, कई किताबों में लिखा मिलेगा। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी बताइए, ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी है इस इलाके में, जहां पे जो झील स्थित है, जो विनिपेग वाला इलाका है, जहां गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी है ये। कौन सी? विनिपेग। और विनिपेग क्या है? झील का भी नाम है। तो क्रम से लिख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है जो झीलों का कनाडा में। उत्तर से, इसे मैं हटा दूंगा तो आप समझ गए होंगे कि भाई कनाडा में ही बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्रम है, ठीक है जी। तो लास्ट में विनिपेग, और ब्रैकेट में लिख लेना गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी के रूप में ये जाना जाता है, विनिपेग, ठीक है। तो ये बात हो गई कनाडा की। अब कनाडा में एक खाड़ी की बात कर लेते, कई बार आ जाता है, ये आपको सिर्फ साफ मानचित्र पे दिख रही है, आप पेपरों में पढ़ोगे तो बड़ा रटना पड़ेगा और भूल जाएंगे रट रट के लिख के, ठीक है। मानचित्र इस वजह से बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। हडसन की खाड़ी विश्व के कौन से देश में स्थित है, बस इतना प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब 4 ऑप्शन आपके लिए आएंगे। अगर आपने मानचित्र के माध्यम से अध्ययन किया है तो 1 सेकंड लगेगी, अगर घर पे भी मानचित्र लगा रखे होंगे तो उसमें भी दर्शाया जाता है। लेकिन कौन से मानचित्र में? फिजिकल मानचित्र में। 2 तरीके के मानचित्र आते हैं, एक पॉलिटिकल आता है, एक फिजिकल आता है। पॉलिटिकल में राज्यों की सीमाएं और राजधानी आती है, फिजिकल में नदी है, झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं या खाड़ियां हैं, इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल भी आप पढ़िएगा मानचित्र ला करके। तो हडसन की खाड़ी, आज के बाद कभी आपका सामना हो जाए हडसन की खाड़ी से, उत्तर तो लगाइएगा कनाडा में स्थित है हडसन की खाड़ी, बहुत प्रसिद्ध खाड़ी है, ठीक है। और इस खाड़ी से होकर के ये रेखा गुजर रही है, कौन सी? हडसन की। अब इसके साइड में थोड़ा सा हमने ले लिया है ग्रीनलैंड को, भाई साहब, थोड़ा सा क्या, पूरा ही ले लिया है ग्रीनलैंड को, ठीक है। ये वाला मानचित्र हमने समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो पड़ोस में चाह रहे थे कि इसको भी पढ़ा दें, छोड़ें क्यों, फिर ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा हमने बनाया है, ठीक है। कनाडा के पूर्व में स्थित है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे नोट कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अब प्रश्न सबसे ज्यादा इसकी राजधानी को लेकर के पूछा गया है कि ग्रीनलैंड की राजधानी बताइए, तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक इसकी राजधानी है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ग्रीनलैंड प्रसिद्ध है कि परीक्षाओं में प्रसिद्ध कर दिया है, एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ये ग्रीनलैंड में भी पाई जाती है और ये कनाडा में भी पाई जाती है। एस्किमो जनजाति दोनों जगह पाई जाती है, दोनों स्थानों में निवास करती है, ग्रीनलैंड के भीतर भी निवास करती है और कनाडा के भीतर भी निवास करती है। ये बर्फ के घर बना करके रहते हैं, क्योंकि इन हिस्सों में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, आर्कटिक रेखा वाले हिस्सों में, ऊपर वाले हिस्सों में बर्फ के घर बना करके ये लोग सामान्यतः निवास करते हैं। इन बर्फ के घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है, जो कि आप देखोगे परीक्षाओं में, किताबों में तो लिखा मिलेगा आपको कई बार। इग्लू नामक बर्फ के घर बना करके कौन लोग रहते हैं? एस्किमो जनजाति वाले, जो कि मुख्यतः ग्रीनलैंड में निवास करते हैं और कनाडा में निवास करते हैं। दोनों लिख लेना, दोनों से ही प्रश्न संभावना रहती है। ग्रीनलैंड से तो कई बार प्रश्न जनजाति का पूछ लिया गया है। राजधानी लिख लीजिएगा, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा। अब एक और बात है, जैसे अलास्का की तरह, जैसे अलास्का की सीमा तो लग रही है इधर रूस से, और उसके अलावा किससे लगा है? कनाडा से लग रही है भैया बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री। कहने का मतलब अलास्का से कनाडा में आ सकते हैं और कनाडा से अलास्का में। लेकिन अलास्का पे शासन कौन कर रहा है? अमेरिका करता है शासन, क्योंकि अमेरिका ने खरीदा इसे। कब खरीदा? 1867 में। इसी तरीके से एक पॉलिटिकल कंडीशन है भाई साहब, राजनीतिक स्थिति है। डेनमार्क, कनाडा पर शासन कौन करता है? प्रश्न ये आता है। तो कनाडा पे जो शासन करता है देश, वो करता है डेनमार्क, ये लिख लेना। राजनीतिक रूप से कनाडा के ऊपर जो शासन करता है वो कौन सा देश करता है? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क एक यूरोप का देश है जो कि डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है विश्व में। कौन से उत्पादों के लिए? डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है, जो दूध से संबंधित उत्पाद अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो पॉलिटिकल रूप से इस पूरे हिस्से पर जो शासन है वो किसके हाथों में है? डेनमार्क के। लेकिन फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से ग्रीनलैंड जो हिस्सा है या ग्रीनलैंड की जो सीमा लग रही है वो किससे लग रही है? कनाडा से लग रही है। 2 प्रश्न बन चुके हैं यहां से। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड पर कौन शासन करता है? तो उत्तर दीजिएगा डेनमार्क। भौतिक रूप से ग्रीनलैंड किसके पास स्थित है, किससे सीमा लगती है? तो उत्तर आएगा कनाडा के पास में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए, एक बैफिन की खाड़ी है, बहुत
फेमस है, फेमस तो इसमें से होती है कि कई बार पेपरों में आ जाती है। बैफिन की खाड़ी पूछ लेता है, बैफिन की खाड़ी किस किस के मध्य, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है बैफिन की खाड़ी। ठीक है, बैफिन द्वीप या बैफिन खाड़ी, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है। खाड़ी का मतलब है एक बड़े समुद्र का छोटा सा या एक सकरा सा हिस्सा जो किसी ना किसी भूमि से लगा हो, उसे बोलते हैं खाड़ी। एक सक्रिय क्षेत्र को खाड़ी बोलते हैं, समुद्र के एक सक्रिय हिस्से को खाड़ी। जैसे खम्मात की खाड़ी भारत में है, बहुत प्रसिद्ध है। पेट्रोल डीजल अपनी भाषा में बोलते हैं हम, लेकिन पेपर की भाषा कच्चा तेल आएगा। कच्चा तेल का उत्पादन होता है खम्मात की खाड़ी में, वहां से निकाले गए सोर्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आलिया बेट और खादिया बेट वहां पे द्वीप हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों का पानी गिरता है वहां पे। तो ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात से लगी हुई है ये वाली हिस्सा। इसी तरीके से ये बैफिन वाला हिस्सा है कहाँ पे स्थित है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि बताइए। इसका विस्तार बहुत चौड़ा है, चौड़ी भी पढ़ते हैं बड़ी भी पढ़ते हैं, दोनों प्रकार से। आप ल्यूसेंट उठा के देखोगे, कोई और किताब उठा के देखोगे तो वहां लिखा होगा विश्व की सबसे चौड़ी या विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, दोनों तरीके से आप लिख लेना। तो नोट कर लेना, इसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है, यहाँ पानी वाला हिस्सा है, सागर का हिस्सा है, उसी में जो स्थित है, जिसका नाम है डेविस जल संधि। अब डेविस भी कौन से दो हिस्सों के बीच में स्थित है, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। आप कहोगे कौन से सागर में गुरुजी, तो सागर का नाम है लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर स्थित है। ये बहुत छोटा सागर स्थित है, लेब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है। बड़े सागर की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, वो मैंने हटा दिया नीचे से, जहां पे नॉर्थ अटलांटिक महासागर का हिस्सा है लेब्राडोर के अंतर्गत। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अमेरिका पे। आ जाइए आप, अमेरिका पे आने से पहले फिर कनाडा में चलते हैं, फिर अमेरिका पे आते हैं, आराम से आते हैं। वैसे भी बड़ा विवाद चल रहा है कनाडा को लेकर के, खालिस्तानियों को लेकर के, है ना। टीवी पे अखबारों में देख रहे होंगे आप। विवादों के साथ साथ आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के तरीके से, एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना है ना। क्योंकि ज्यादा विवादों में तो एग्जामिनर जब करंट का क्वेश्चन छापता है तो इस बात को हमेशा दिमाग में नोटिस रखें कि उस देश की बेसिक चीजों को आप पढ़ के जाएं एग्जाम में, अगर एग्जाम आने वाला है आपका 1-1.5 महीने के अंदर। ठीक है, जैसे कनाडा की राजधानी हो गई, कनाडा को क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ लीजिए, कनाडा की समुद्र तटीय सीमा पढ़ लीजिए, ये सारी चीज पढ़ लीजिए, कनाडा के आसपास का ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ लीजिए, जैसा कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बताने की, है ना। समझिएगा आप। तो देखो, कनाडा से जब अमेरिका में प्रवेश करेंगे तो एक बाउंड्री पड़ेगी भैया। क्या पड़ेगी भाई साहब, बाउंड्री पड़ेगी, और इस बाउंड्री का नाम है, यहाँ पे सीमा रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। डायरेक्ट एग्जाम में छपती है कि कौन से दो देशों की सीमा बनाता है ये 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों की सीमा बनाती है, अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। एक तरफ इसका कनाडा लिख लीजिएगा, मतलब ऊपर कनाडा है और इधर कौन सा देश है, अमेरिका। तो दोनों देशों के मध्य में स्थित है, कनाडा और अमेरिका के मध्य में स्थित है 49वीं समानांतर रेखा। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दोनों देशों के मध्य में कौन सी रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। अब इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे कि आपको झीलें समझ में आ जाए। ये झीलों के नाम लिखे हैं मैंने कुछ समझाने के लिए, तो 49वीं समानांतर रेखा को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों देशों के मध्य में स्थित है 49वीं समानांतर रेखा। उत्तर में पढ़ते हैं इसे, नॉर्थ में पढ़ते हैं इसे। ठीक है, अब देखो अमेरिका के अंदर झील पूछी जाती है बेसिक पेपरों में। दुनिया की सबसे बड़ी झील बताइए जो मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई साहब, जो लिखी है मैंने, सुपीरियर झील है। अगर एग्जाम में आ जाए कि देश बता दो, तो देश कई बार इसका अमेरिका ही आता है, देश कई बार अमेरिका आता है और अमेरिका नहीं आता है। दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। लेकिन 99% अभी तक एग्जाम में अमेरिका ही आया ऑप्शन में, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की, ताजे पानी की या मीठे पानी की, पानी है वो कई तरीका से बदल दें तो पेपर वाया, पानी तो एक ही है लेकिन पानी को कई तरीके से बदल देता है। मीठे पानी को ही स्वच्छ पानी और स्वच्छ पानी को ही ताजा पानी लिख देता है। कॉमन सेंस की बात है, आप इसे कॉमन सेंस से समझिएगा, है ना। जैसे अगर अमृत की बात करें तो पीयूष भी बोल सकते हैं, अमृत भी बोल सकते हैं, अमी भी बोल सकते हैं, सुधा भी बोल सकते हैं, वो कॉमन सेंस की बात है, पर्यायवाची जैसे हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से सुपीरियर झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, अमेरिका में। अब इसके किनारे पर एक शहर है जिसका नाम है डुलूथ नामक शहर है। जब पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लेवल में पहुंचेगा क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर जाएगा तो उस लेवल पे पहुंच जाता है। वो पूछता है कि जो सुपीरियर झील स्थित है इसके किनारे कौन सा औद्योगिक नगर स्थित है अमेरिका का,
तो डुलूथ नामक एक नगर है, इंडस्ट्रियल नगर है, जो कि सुपीरियर के पास में स्थित है। ठीक है, दूसरी एक झील है ह्यूरॉन झील, ये स्थित है डेट्रॉइट के पास में। डेट्रॉइट अभी पढ़ाएंगे, बड़ा फेमस है डेट्रॉइट, आता है पेपरों में। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है विश्व में। तीसरी झील है मिशिगन, मिशिगन स्थित है बिल्कुल शिकागो के पास है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 5 रुपए की जो जीके पढ़ते थे हम कक्षा 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, तब ते पढ़ता आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, शिकागो जंक्शन, अमेरिका का। तो इस शिकागो के पास में जो झील है वो कौन सी है, मिशिगन झील। इस झील की सीमा टोटली अमेरिका के भीतर है, बाकी की और झील कनाडा में लगते हैं, अमेरिका में लगते हैं, दोनों में विस्तार है, दोनों में सीमावर्ती हिस्सा है दोनों झीलों का। ठीक है, मिशिगन टोटली अमेरिका में है और मिशिगन शिकागो के पास स्थित है। शिकागो मांस की मंडी के लिए भी विश्व में जाना जाता है, शिकागो सबसे बड़े जंक्शन के लिए भी विश्व में जाना जाता है, और शिकागो स्वामी विवेकानंद के लिए भी जाना जाता है, दुनिया में जिन्होंने अलग छाप छोड़ी स्वामी विवेकानंद जी ने। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने विश्व धर्म को संबोधित किया था और भारत की छाप छोड़ी, भारत की सनातन संस्कृति की, भारत की सभ्यता की, जो कि आज तक दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है उसी सम्मेलन की वजह से। तो शिकागो उनकी वजह से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक एरी झील है, ठीक है, और एरी के बाद अगली झील है ओंटारियो, जो कि कनाडा का एक शहर पड़ता है टोरंटो। ये फिल्मों के लिए बहुत फेमस है, जैसे हमारा मुंबई है, ऐसी कनाडा का टोरंटो फिल्मों के लिए बहुत जाना जाता है, जैसे अमेरिका का लॉस एंजलिस फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो ओंटारियो काय के पास स्थित है झील, टोरंटो के पास स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये सभी की सभी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, लेकिन ऑप्शन आता है तो अमेरिका ही आता है, आप ऐसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनमें सबसे फेमस झील तो कोई भी हो सकती है, पेपर के अकॉर्डिंग है, लेकिन मीठे पानी की पूछता है और क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लेता है। आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, ये मैंने बता दिया। कर्क रेखा मैक्सिको से होकर के जा रही है। अब अमेरिका में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है मोजाब रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है, मोजाब रेगिस्तान, बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, ये अमेरिका के में लिख लेना, एरो बना के लिख लेना। मोजाब रेगिस्तान कई बार आता है डायरेक्ट, कौन से देश में स्थित है, अमेरिका में, मोजाब रेगिस्तान। इसके नीचे मैक्सिको में आएंगे तो मैक्सिको में एक और रेगिस्तान स्थित है जिसका नाम है सोनारेन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल स्थित है, सोनारेन मरुस्थल स्थित है। ठीक है, नोट करते चलो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई साहब, पूरा अच्छे से पढ़ो डिटेल में। चाहो तो ऐसे बना के भी पढ़ लेना, चाहो तो थ्योरी में पढ़ लेना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। तो जो मोजाब रेगिस्तान है, जहां पे एक स्थिति है विश्व की बहुत प्रसिद्ध स्थिति है, विश्व का सबसे गर्म स्थान इसी रेगिस्तान में पड़ता है, दुनिया की सबसे गर्म जगह सॉरी, विश्व का सबसे गर्म स्थान कहां पे पड़ता है, इसी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है मोजाब रेगिस्तान। ठीक है, और उस जगह का नाम है मृत घाटी। कौन सी घाटी है भाई साहब, मृत घाटी। ठीक है, मोजाब रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, मृत घाटी मोजाब रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसे गोल्फ का शैतान भी अमेरिका में कहा जाता है, गोल्फ का शैतान, जैसे गोल्फ का मैदान होता है, गोल्फ एक गेम होता है, तो उस हिसाब से इसका नाम वहां पे पड़ गया गोल्फ का शैतान। मृत घाटी, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी हिस्से में रहता है, जिस जगह का नाम मृत घाटी है, इंग्लिश में से डेथ वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। और कौन से रेगिस्तान में पड़ती है ये इलाका, मोजाब रेगिस्तान में, अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में। यदि आपसे राज्य पूछा जाए, राजा साहब, यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन से राज्य में स्थित है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी या डेथ वैली कौन से राज्य में स्थित है, अमेरिका के में, तो क्या आंसर लगाएंगे सर, तो अमेरिका के राज्य में स्थित है, राज्य भी लिख लीजिएगा, राज्य का नाम है आपका कैलिफोर्निया। हाँ जी, अमेरिका ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ है ना, अमेरिका ही पढ़ा रहा हूं, कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है जी जी जी, तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान हो गया आपका, और एक दूसरा रेगिस्तान सोनारेन रेगिस्तान कहां पे, मैक्सिको में। ठीक है, ये रॉकी पर्वत तो हमने पहले ही पढ़ा दिया, यहाँ पे वैसे लिख दिया आपको याद कराने के लिए। रॉकी पर्वत का विस्तार अलास्का से शुरू होकर के कहां तक है, मैक्सिको तक, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है जी, अब देखो बात करते हैं फिर दोबारा अमेरिका पे लौट के आते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था।
ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था अमेरिका। जैसे हमारा देश 1947 में, अमेरिका 1776 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस समय टोटल 50 राज्य हैं अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जब बेसिक प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यह मुख्यालय अमेरिका से काम करता है और कौन से शहर से? न्यूयॉर्क शहर से काम करता है अमेरिका के, है ना। लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू भी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक। ये फ्रांस से खरीदी थी, फ्रांस से एक समझौते के तहत खरीदी थी, फिर अमेरिका में स्थापित इसे किया गया, लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू। ये पढ़ा करो आप स्टैटिक जीके में सारे पॉइंटों को, बेसिक पॉइंटों को। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं भाई राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो क्या उत्तर देंगे सर? क्या आंसर आएगा बताओ आप? कोई नहीं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, हमारी ऑडियंस बैठी है, हमारे गुड़ी लोग हैं, हमारे टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, स्टूडियो में रहते हैं हमारे साथ, जैसे आप पढ़ेंगे ऑनलाइन में, जैसे यहाँ भी पढ़ते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। एक अंग्रेज था, उसने अपने नामकरण से स्थापना करा दी, 1936 में स्थापना इसकी करा दी। कई बार 35 भी लिखा है, लेकिन 36 इसका सही जवाब बिल्कुल। इसी प्रकार से विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहा हूं मैं आपको। दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसे छाप लेना दिल में और दिमाग में, और छोटी आंत और बड़ी आंत में उतार लेना अच्छे से, क्योंकि भूल ना पाए आप। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य आपको आपकी एक वर्दी दिलाना है, जो आपके सपने, आपने आपके सपनों को साकार करना है। इसी तरीके से हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे। तो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना अमेरिका सरकार करती है 1872 में। 1872 में इसकी स्थापना करती है अमेरिका की सरकार। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक और जगह है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर, यहां से गर्म पानी निकलता है जमीन के अंदर से। ओल्ड फेथफुल गीजर लिख लेना ब्रैकेट में। कहां पे स्थित है ये? येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। टूरिस्ट पैलेस बन गया, बहुत लोग अमेरिका के जाते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान को घूमते हैं, तो ओल्ड फेथफुल जरूर घूमने जाते हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग आ चुके हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर अब दुनिया के कौन से देश में स्थित है या कौन से उद्यान में? तो येलोस्टोन में, अमेरिका के अंदर स्थित है। जमीन के अंदर से पानी निकलता है प्राकृतिक संसाधन के रूप में। जैसे उदाहरण दूं मैं भारत में मैं ले चलता हूं आपको हिमाचल, और हिमाचल में हम बात करते हैं मणिकरण नामक जगह की। मणिकरण वो जगह है जहां से गर्म पानी निकलता है जमीन के अंदर से। और मैं आपको लद्दाख ले चलता हूं, लद्दाख में पूगा घाटी वो जगह है जहां से गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी के रूप में। मैं उत्तराखंड भी आपको ले चलता हूं, उत्तराखंड में तपोवन वो जगह है जहां से गर्म पानी प्राकृतिक संसाधनों के रूप में निकलता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, प्राकृतिक सोर्स के, नेचुरल रिसोर्स के आधार पर ओल्ड फेथफुल गीजर है जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यहां से गर्म पानी निकलता है, लोग वहां घूमने जाते हैं। मौका लगे तो आप भी घुमाना कभी। ठीक है, अब ये स्थिति हो गई आपके सामने सभी मानचित्र की। अब आ जाते हैं कुछ थ्योरी में, और कोई दिक्कत समस्या कहीं पे लगी हो समझने में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। अब कुछ फैक्ट और कुछ पॉइंट हम बात करते हैं थ्योरी के माध्यम से, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया मानचित्र के माध्यम से, सभी को छाप लेना और नोट कर लेना। देखते हैं, अब देखो दो झीलें, एक इरी और एक ओंटेरियो। इरी और ओंटेरियो, ये दोनों झीलें अभी मैंने पढ़ाया है। देखो इरी ये रही और ओंटेरियो ये रही। इरी और ओंटेरियो की सीमा पर, इरी और ओंटेरियो की सीमा पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है, बेटा देखो कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सी दो झीलों के बीच में सीमा बनती है? इरी और ओंटेरियो की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात। आप कभी मूवी देखेंगे, और एक मूवी आई सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र, शायद तीनों थे उसमें, पिता थे और दोनों पुत्र थे। तो उसमें इसका उल्लेख आता है। किसका उल्लेख आता है? नियाग्रा जलप्रपात का उल्लेख आता है। क्योंकि हमारे यहाँ के पंजाब के ज्यादातर लोग कहाँ पे बसे हुए हैं? कनाडा के। देश की आजादी से पहले से ही, और अभी विवाद भी चल रहा है कई एक तकरीबन 10 दिन से, है ना, आप लगातार देख रहे होंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात कौन से देश में स्थित है? तो उत्तर लगाइएगा कनाडा में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, उसमें इसका एक जिक्र भी आया मूवी के अंदर। नियाग्रा जलप्रपात में डूब डूब के नहाते हैं साहब। कौन डूब के नहाता है? सनी देओल नहाते हैं डूब डूब के, या बॉबी देओल नहाता है? बॉबी देओल नहाता है।
जैसे वो NRI बन के दोनों भाई हैं बॉबी देओल और सनी देओल पंजाब में आते हैं और पंजाब में लड़की पसंद करते हैं, ऐसा थोड़ा सा स्टोरी उसमें शॉर्ट दिया गया है। फिर वो पूछते हैं कि आपने कनाडा में क्या देखा, इंटरव्यू लेते हैं जब शादी होती है ना, इंटरव्यू बेटा आपके भी लिए जाएंगे, चिंता मत करो, तो आपने कनाडा में क्या देखा है, तो वो कहते हैं कि कनाडा में पूछो क्या किसकी बात कर रहे हो आप, तो आपने वो नियाग्रा देखा है, लड़की पूछती है जिस लड़की से शादी होनी होती है, नियाग्रा देखा है आपने, नियाग्रा बहुत प्रसिद्ध वाटरफॉल्स है जी, ठीक है। तो बॉबी देओल वहां जवाब देता है कि नियाग्रा देखा नहीं, उसमें तो डूब डूब के नहाए हूं नियाग्रा के अंदर, तो ठीक है, जवाब भी देना है तो कॉन्फिडेंस से देखा है, चाहे वो देखा नहीं हो 100 साल में आपने भी, ठीक है। तो वो डूब डूब के नहाते हैं बॉबी देओल, कौन से में डूब के नहाते हैं, नियाग्रा जलप्रपात में। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है भाई साहब, उत्तर क्या लगा देंगे आ जाएगा, तो कनाडा लगा देंगे उत्तर। और कौन सी झीलों के मध्य में स्थित है, एरी और ओंटेरियो, दोनों झीलों का पानी जाता है इसके लिए, ठीक है। सुपीरियर कैसी झील है विश्व की सॉरी, सबसे बड़ी झील है कैसे पानी की, ताजे पानी की, या ताजे को स्वच्छ या मीठा भी लिखता है। एक सू नहर और पढ़ते हैं हम, नहर है ये निकाली गई है इन दोनों झीलों से, सुपीरियर और ह्यूरॉन झीलों से कौन सी नहर निकाली गई है, सू नहर, पास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, जैसे हमारी सरकारें भी निकालती है नहर। हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है बताओ, यमुना सबसे बड़ी नहर है, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहां से निकाली गई है, हर के बैराज पंजाब में स्थित है। यहाँ सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है और पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए निकाली गई है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा मरुस्थलीय हिस्सा है, सबसे ज्यादा डेजर्ट का हिस्सा है, वहां पानी का सोर्स नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने अपने समय पर ये निकलवाई थी, 1984 की बात है ये, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इसी तरीके से ये मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर में बहते हुए मैकेंजी खाड़ी में गिरती है और कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, नोट करते चल रहे हैं मेरे साथ। यूकोन नदी अलास्का में बहते हुए बेरिंग जल संधि में गिर जाती है, यहाँ पे गिरती है यूकोन नदी, अलास्का से बहती है, अलास्का से निकलती है, ठीक है। कोलंबिया नदी की बात करें तो इस पर ग्रैंड कुली डैम स्थित है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है, बहुत फेमस है ग्रैंड कुली डैम, ग्रैंड कुली डैम लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नदी पूछी जाएगी आपसे, कोलंबिया नदी रट लेना आप। कोलोराडो नदी की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है जी, कोलोराडो नदी है अमेरिका के दक्षिण में बहता है और दक्षिण में बहने के बाद कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, और इस पे एक बांध स्थित है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन बांध, लिख लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बांध है जो कि पूछा गया कई बार, नदी ही पूछी गई है सिर्फ यहां से उठा करके। एक हूवर बांध भी स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकेर बांध भी है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ग्रैंड कैनियन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा है। अगली नदी की बात करते हैं, मिसौरी मिसिसिपी नदी, ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी नदी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है जाकर के, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में, अमेरिका से बहते हुए यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है आकर के, ठीक है। कौन सी है नदी, मिसौरी मिसिसिपी। अब इसका एक प्रश्न आता है कि विश्व की एकमात्र नदी बताओ जो कैसा डेल्टा बना करके गिरती है, पंजाकार डेल्टा, पक्षी का जो पैर होता है ना, उस पक्षी के पैर की आकृति बना देती है जे, कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा कर करके उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो पक्षी के पैर के समान की आकृति का डेल्टा बनाने वाली जो विश्व की नदी है, उस नदी का नाम है मिसौरी मिसिसिपी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि मिसौरी अलग नदी है और मिसिसिपी अलग नदी है, लेकिन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ लेते हैं, मिसौरी और मिसिसिपी को, ठीक है। पक्षी के पैर, पक्षी पाद नामक डेल्टा बनाती है, पाद मतलब पैर, नोट कर लीजिएगा। रियो ग्रांड नदी आती है कई बार, रियो ग्रांड मैक्सिको और कनाडा की सीमा पर बहती है, ये मैक्सिको और ये कनाडा, तो यहां कौन सी नदी बह रही है, रियो ग्रांड नदी बहती है जहां पर, नोट कर लीजिएगा भाई साहब। अब बात कर रहे हैं प्रेरीज की, ये लिखा है हमने प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान है और प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका और कनाडा की सीमा पे स्थित हैं। ये प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका और कनाडा की सीमा पे, अगर मैं यहां लिख दूं तो यहां भी लिख सकते हैं आप, कनाडा और अमेरिका दोनों में पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में पूरे महाद्वीप में पढ़ते हैं इनको हम। तो ये काय के लिए फेमस है, प्रेरीज घास के मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। कैसे प्रेरीज घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इनको कहा जाता है। अब इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, इससे बाहर कहीं कुछ चला जाए तो हमसे आकर के मिलिएगा जी, हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे प्रेरीज घास का मैदान। दोबारा से फिर सुनो, प्रेरीज घास के मैदान विश्व में कहाँ स्थित हैं, तो विश्व में स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और अमेरिका की सीमावर्ती इलाकों में।
इन घास के मैदानों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। काय का उत्पादन होता है? गेहूं का। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो कैसी है? ठंडी जलवायु। इस वजह से इन घास के मैदानों को शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। और एक और उपाधि इनकी पड़ गई है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर यहां से होता है। काय का उत्पादन होता है? गेहूं का। जैसे अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान भी दूध के लिए और गेहूं के लिए जाने जाते हैं, पशुपालन और गेहूं के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार से प्रेरीज घास के मैदान किसके लिए जाने जाते हैं? गेहूं उत्पादन के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा कनाडा में। कनाडा में आ जाओ। पेपर तो कई दिन से 10 दिन से कनाडा के बारे में छाप रहे हैं, वहां पे कोई विवाद चल रहा है खालिस्तानियों को लेकर के। तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, बहुत प्रसिद्ध शहर है एक वजह से जो एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे पेपर की वजह है इसमें 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और वो सम्मेलन था ओजोन सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था बेटा? ओजोन सम्मेलन था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। तभी से विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है हर 16 सितंबर को। इस पॉइंट को याद रखना। ओजोन परत समता मंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया है कि इसमें होल हो गया है, छेद हो गया है। उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, जिसमें कि बहुत सारी गैसेज आती हैं, लेकिन बहुत सारी गैसेज में जो कुछ ऐसे हमारी मानव जाति जो इस्तेमाल कर रही है, जैसे फ्रिज की हम बात करें या एसी की हम बात करें, इनसे वो गैसें निकलती हैं सबसे ज्यादा। वो गैसें इसको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कैसे इसको कम किया जाए, कैसे ओजोन लेयर को बचाया जाए, इस दिशा में विश्व स्तर पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब से मना रहे हैं? 87 से मना रहे हैं। 1987 से। पहली मीटिंग कहां पे हुई? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी। कनाडा की राजधानी ओटावा, जैसा कि मैं शुरू में बता दिया इंट्रोडक्शन में, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। हैमिल्टन एक शहर है कनाडा का जो कि लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हैमिल्टन कनाडा का लौह इस्पात। और हैमिल्टन वो शहर है जहां पे सबसे पहले राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। सबसे पहले राष्ट्रमंडल गेम्स कहां पे हुए थे? हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में हुए थे। और लौह इस्पात का सबसे ज्यादा काम होता है यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में बात करें तो लोहे का काम कहां पे होता है? इंडिया में आप हमसे पूछोगे तो कर्नाटक बताएंगे हम, उड़ीसा बताएंगे हम, बहुत बड़े पैमाने पे, है ना। उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा लोहे का काम होता है और लोहे का उत्पादन भी होता है उड़ीसा में। टोरंटो शहर, टोरंटो में क्या लिखा है हमने? ओंटेरियो झील स्थित है। ये झील का नाम लिख दिया है। टोरंटो जो शहर है कनाडा का, वो कौन सी झील के पास स्थित है? ओंटेरियो झील के पास स्थित है। और टोरंटो कनाडा में फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। जैसे मुंबई फिल्मों के लिए भारत में जाना जाता है बॉलीवुड, अमेरिका में लॉस एंजलिस जाना जाता है, कनाडा में टोरंटो जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम याद रखना। और दक्षिण भारत में कौन सा बॉलीवुड है हमारे यहाँ? दक्षिण भारत में टॉलीवुड, टॉलीवुड बोलते हैं दक्षिण भारत में। ध्यान दिया करो बेटा क्लास पर, लैपटॉप में लग रहे हैं तो ऐसे कछु नहीं होगा जीवन में। अब कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा विश्व में किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडार के लिए। किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडार। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है, इसी वजह से यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि एक अथावास का झील है कनाडा के भीतर। इस झील के पास इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम पाया गया है, ये यूरेनियम का भंडार है। तो पूरे कनाडा का नाम क्या पड़ गया विश्व में? यूरेनियम सिटी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? यूरेनियम सिटी। अब कनाडा का डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल का काम बिंड शहर नामक शहर में होता है। ऑटोमोबाइल का काम कौन से शहर में होता है? बिंड शहर नामक शहर में, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कौन से देश की है? कनाडा की। विश्व की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा। यदि प्रश्न आ जाए कि दुनिया का वो देश बताइए आप जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगी है, तो उत्तर दूसरा आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा सबसे लंबी जो सीमा लगी है वो चाइना आ जाएगा उत्तर में। चीन से तकरीबन 14 देशों की सीमा लगी है, छोटे मोटे देश मिला करके, जहां भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत तो लगा ही आपको पता है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख से लेकर के कश्मीर के हिस्से से लेकर के विवाद रहता है हमेशा। अक्साई चीन सुना ही होगा आपने, जो कि 1962 की लड़ाई में चाइना ने ले लिया हमारे भारत से। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुई थी। पहली बार आपातकाल भी लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगाया? इसी प्रश्न से याद आ गया हमको, पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 1962 में। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352 के तहत। और आपातकाल किसके कहने पर लगाया जाता है? किसकी अनुमति पर, किसकी अनुशंसा पर? राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में लगाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। वैसे राष्ट्रपति उत्तर आता है। देखो, अब अमेरिका में एक शहर है जिस शहर का नाम है पिट्सबर्ग। क्या नाम है शहर का? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में सबसे ज्यादा काम काय का होता है? इस्पात का, स्टील का सबसे बड़े पैमाने पर काम होता है। स्टील बनाया जाता है, इसे विश्व की स्टील राजधानी कहते हैं।
विश्व की स्टील राजधानी का मतलब समझ रहे हैं आप, दुनिया का सबसे बड़े लेवल पर काम होता है स्टील का, जहां स्टील बनाई जाती है। दूसरा शहर डेट्रॉइट अमेरिका का, अमेरिका में सबसे ज्यादा इस शहर में क्या होता है, ऑटोमोबाइल का काम, मतलब जो 4 व्हीलर्स गाड़ियां या 2 व्हीलर्स गाड़ियां जिनके पार्ट्स जो बनते हैं अलग अलग, वो ऑटोमोबाइल उस इंडस्ट्री को बोलते हैं। तो विश्व का डेट्रॉइट अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध है, जहां पे ऑटोमोबाइल का काम होता है। जैसे भारत में यदि बात करेंगे तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा ये काम होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का। शिकागो किसके लिए, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी के लिए अमेरिका का शिकागो जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहां पे स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। इसे गोल्डन गेट के नाम से भी अमेरिका में जाना जाता है। क्या बोलते हैं, गोल्डन गेट एक उपाधि है, एक उपमा है, इस वजह से क्योंकि दुनिया का सबसे बड़े पैमाने पर जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है या आईटी सेक्टर का नेटवर्क है वो इसी शहर में स्थित है, जिसका नाम है, क्या नाम है, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को तो एक शहर है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन जवाब दे देना, ये कैलिफोर्निया राज्य में आता है। ये राज्य हो गया कैलिफोर्निया और ये शहर हो गया सैन फ्रांसिस्को। ये वही राज्य और वही शहर है, यहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में, जिनका नाम था लाला हरदयाल, जो कि कहां के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले क्रांतिकारी थे। अमेरिका में जाकर के उन्होंने भारत की आजादी के लिए एक संगठन बनाया और एक पत्रिका भी निकाली, जिस पत्रिका का नाम उन्होंने रखा था गदर पत्रिका, ठीक है, वो भी याद रखना है। तो सैन फ्रांसिस्को में देखो भैया, गूगल का मुख्यालय है, फेसबुक का मुख्यालय है, ये दुनिया की जितनी सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं वो सब यहीं से ऑपरेट होता है अमेरिका में। इस वजह से इसको दुनिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, विश्व की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को, और राज्य आएगा कैलिफोर्निया राज्य, ठीक है। एक शहर है सिएटल शहर अमेरिका का, ये भी औद्योगिक प्रदेश के तौर पे माना जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्री का काम होता है। और लॉस एंजलिस लिखा है हमने हॉलीवुड की वजह से, लॉस एंजलिस किसके लिए जाना जाता है, हॉलीवुड की वजह से, ठीक है। ये बताने की हमने कोशिश करी, आपको मोटा मोटी तौर पे पढ़ाया है। अभी हम ये भी कहने में आपको नहीं बात करेंगे कि पूरा 100% पढ़ा दिया, लेकिन मोटा मोटी तौर पे इतना पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन आपका पुलिस तक, एसआई के लेवल तक बाहर नहीं जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से। मानचित्र से पढ़ाने की जो कोशिश मैं कर रहा हूं वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखने से ज्यादा आपकी समझ में मानचित्र से आएगा कि अमेरिका कहाँ है, अमेरिका में झीलें किस लिए प्रसिद्ध हैं और कहां पर स्थित हैं, कनाडा की क्या स्थिति है विश्व में, मैक्सिको की क्या स्थिति है। मैक्सिको का नाम आया तो एक बात और भूल गए हम, दोबारा से याद करो उस बात को, भूलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी ये 2-3 बार बढ़ जाएगा अभी पढ़ाते पढ़ाते, है ना, लेकिन फिर पढ़ाएंगे। अभी तो ये बीच में टॉपिक आपको मैं ऐसे याद करा रहा हूं। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी होती है मैक्सिको में, ये बताना हम भूल गए थे, इस पॉइंट को नोट कर लेना। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन, ये लिख लेना, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन यही देश करता है जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है, ठीक है, नोट कर लेना। और अमेरिका का एक और राज्य बता दें हम आपको, टेक्सास, जो कि अमेरिका में पेट्रोल का भंडार है बहुत बड़े लेवल पर। पेट्रोल का सबसे बड़ा भंडार कौन से राज्य में, टेक्सास में भंडार है पेट्रोल का, अमेरिका के भीतर। और अमेरिका में एक अपलेशियन पर्वत है जो कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा पर्वत जाना जाता है, अपलेशियन पर्वत, अमेरिका के भीतर कोयला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, है ना। कोशिश करिए हमने इस पार्ट में तीनों देशों के बारे में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, जो मोटा मोटी तौर पे प्रश्न पूछे गए एग्जाम्स में, है ना, वही मैंने लिखे भी है यहाँ पे, चाहे नदी लिखी हो, चाहे बांध लिखे हो, चाहे झीलों की बात करी हो, चाहे घास के मैदानों की बात करी हो, मोटा मोटी तौर पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हमने शुरू नहीं किया है, क्लासेस तो हमारी संविधान की चल रही है, लेकिन बीच बीच में आपके लिए ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि आप अभी से नोट्स बनाते चलो। और हाँ, आपको एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन इसी महीने के लास्ट तक कभी भी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये पूरे तरीके से बोर्ड के द्वारा सारी प्रक्रियाएं पूरी संचालित और पूरी कर ली गई हैं, वो कभी भी आ जाएगा। आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखो, बस आप अपने शानदार तैयारी रखो, आप पहली और अंतिम तैयारी रखो, बस इस तरीके से आप मेहनत करिए और इसी तरीके से आप पढ़िए कि अगला चांस आपको लेना नहीं है, बस इसी चांस में आपको वर्दी लेनी है, इसी चांस में आपको अपना एक पद हासिल करना है। और हम आपके साथ सहयोग करते रहेंगे, इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। आप भी हमारा सहयोग करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। अपना ख्याल रखिए, आर्टिकल 47 का पालन करिए। हनुमान जी की और राधा रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, नमस्कार।